और हमने इनिशियल डिस्कस किया था कि हमारा जो ग्रिड है वो 3 ग्रिड्स में सिलेबस डिवाइड है। जो ग्रिड सी है बेसिकली दैट इज़ अबाउट द नॉन करंट एसेट्स, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब आप लोग पीआरसी में आईटीए पढ़ के आ चुके हुए हैं। पीआरसी में और एफआर1 में जो बुनियादी फ़र्क है, वहाँ पे आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर था और आपकी सारी तैयारी सारा कुछ जो है वो आप एमसीक्यूज़ बेस्ड ही करते थे। शॉर्टकट्स आपने सीखे हुए थे और आपने कोई किसी किस्म का फॉर्मेट जो है वो भी नहीं सीखा था कि वर्किंग कैसे करनी है। नाउ हमने क्या करनी है, हमने अपनी वर्किंग जो है वो शुरू करनी है और हमने देखना है कि हमने अब इनको प्रेजेंट कैसे करना है। पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। यहाँ पर रिपोर्टिंग का नाम आता है, वहाँ पे आती है चीज़ कि प्रेजेंट कैसे करना है। तो अब हमने यहाँ पे वो जो सारे आपने एमसीक्यू सीखे थे, इनको अब हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो आती हैं बेसिकली उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो 5 होती हैं, SOCI स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दूसरी आती है मेरे पास SOFP, तीसरी मेरी आती है SOCF स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चौथी आती है मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पांचवी आती है मेरे पास डैट इज़ नोट्स टू द अकाउंट। ये हमने देखी होती है। इसमें से ये जो दो हैं, ये दो बेसिकली आपने कहाँ डिस्कस की हैं, आप इसको पीआरसी में पढ़ के आ चुके होते हैं। और ये जो दो हैं इसको हमने क्या, ये 3 जो है वो हमने क्या करनी है अब FAR1 में डिस्कस करनी है और आगे जाके हम इनको R2 में भी डिस्कस आउट कर रहे होंगे। लेकिन हमने चूँकि स्टार्ट करना है वो स्टार्ट विद द बेस, और हम ज़रा यहाँ पे एक बेसिक सा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन हमारी कहाँ पे आती है, हमने उसको देखना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आई कैप में जो सवाल आता है वो एक्सट्रैक्ट्स का पूछता है कि बताएं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा या बैलेंस शीट में क्या जा रहा होगा, वो इसके बारे में लाजमी पूछ रहा होता है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं सेल्स। आप इन सेल्स में से लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आप अपने लेस करवाते हैं एक्सपेंसेस। अब चूँकि अब हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखना है, अब हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से लेस होंगे और कौन कौन से इसमें आएंगे, वो सारा हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। क्योंकि हमने अब नॉन करंट एसेट्स की बात करनी है, तो यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी इसकी डेप्रिसिएशन, हम उसको लेस करवाएंगे। हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल, क्योंकि डिस्पोजल हमने यहाँ पे सीखना है, हम इसको लेस करवाएंगे। हमारे पास आ जाएगी इम्पेयरमेंट लॉस, हम इसको यहाँ पे लेस करवाएंगे। हमारे पास इन एसेट्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस आएंगे जो हमारे होते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हम उसको यहाँ पे लेस करवाएंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो होगा हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल, इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम लेस करवाएंगे टैक्स को, तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। और इसके अगर हम साथ ही अपनी बनाएं
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अब एसेट्स का कॉलम बना रहा हूँ, मैं प्रॉपर नहीं बना रहा। तो एसेट्स के कॉलम में हमें पता है हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे एसेट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे नॉन करेंट एसेट्स, और यहाँ पे हमारे पास आएगा लैंड। फिर जो यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग वगैरह होगी, हमें बिल्डिंग की यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट, इसमें से हमने लेस करवानी है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो मेरे पास आ जाएगी बिल्डिंग की बुक वैल्यू। मेरे पास होगा मशीनरी कॉस्ट, इसमें से लेस करवानी है मैंने उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, मेरे पास क्या आ जाएगी उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह होगा, उसकी कॉस्ट गिवन होगी, इसमें से मैंने लेस करवा देनी है उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, मेरे पास क्या आ जाएगी उसकी WDV आ रही होगी। हम इन सबको जमा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल नॉन करंट एसेट्स आएंगे, टोटल नॉन करंट एसेट जो हैं वो आ रहे होंगे। देखिए हमारे R1 में हमने बनाने होते हैं एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि हमने बताना है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ जाएगा और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कुछ जाएगा। तो पूरी तो हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी, ठीक है। बैलेंस शीट में जो एसेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी इनको ही लिखना, सिर्फ इतना ही, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं। क्या बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम कहते हैं इसको, इसमें सिर्फ एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट्स। मतलब उसने बिल्डिंग दी होगी, हम लिखेंगे बिल्डिंग की ये कॉस्ट है, बिल्डिंग की ये डेप्रिसिएशन है, ये बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू, इसका मतलब हमने बिल्डिंग के एक्सट्रैक्ट्स बना दिए। उससे हमें गिवन की है मशीनरी, ये मशीन की कॉस्ट है, ये मशीन की क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हमारे पास क्या आगे मशीन के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो आगे। तो हमने क्या करना है R1 में कि हमने बस ये रेलेवेंट पोर्शन जो है हमने इनको कैलकुलेट करना सीखना है। क्या करना है, रेलेवेंट पोर्शन बैलेंस शीट में क्या जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा, ये हमारा पार्ट बनता है। और जब हम बात करेंगे बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये देखें डेप्रिसिएशन, ये चीज़ें जो हैं बेसिकली ये रिलेट कर रही होंगी नॉन करंट एसेट से। सिर्फ इतना बताना कि जी ये चीज़ें जो हैं एक्सपेंस आउट होंगी, ये चीज़ें जो हैं मेरी ऐड बैक होंगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो कह रहे होंगे। तो पूरा फाइनल अकाउंट तो हमने नहीं बनाना, हाँ अलबत्ता उसमें से ये हिस्सा जो है वो हमने क्या करना है, R1 में हमने बनाना है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। इज दैट क्लियर? अब हम कहानी शुरू करेंगे इन्हीं एरिया में से कि भाई ये सारा कुछ कैसे कैलकुलेट करना है और ये हमने कैसे कैलकुलेट करके लिखना है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। तो वही चीज़ें रिकॉल करते हैं जो हम IT में पढ़ के आ चुके हुए हैं, ताकि थोड़ी सी हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए, चीज़ें हमारी रिकॉल हो जाए, उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जो है मूव करना शुरू करते हैं। तो इनिशियली जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमारे पास एसेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे पास जो एसेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जिन्हें हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स, और दूसरे हमारे नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, एनीवन? एसेट्स किन्हें कहते हैं हम? एसेट्स क्या होते हैं?
असासाजात के पास में हमने इवेंट किया, अब उनके हम बेनिफिट्स उठा रहे हैं, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। फिर करंट एसेट्स वो हैं जिनका बेनिफिट जो है वो हो लेस देन 1 ईयर। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं जिसका बेनिफिट जो है दैट इज मोर देन 1 ईयर। ठीक है। अब करंट एसेट्स में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, इन्वेंट्री, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही आ रहे होते हैं। और हमारे पास डेटर्स जो हैं वो आते हैं। हमें पता है कि इनके बेनिफिट्स लेस देन 1 ईयर्स होते हैं। करंट एसेट्स की अकाउंटिंग जो आप आईटी में पढ़ के आ चुके हुए हैं वही है, उसके बाद इसमें R1 में हम कुछ नहीं पढ़ रहे। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, और ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। इनकी सारी अकाउंटिंग जो है अब हमने यहाँ पे देखनी है कि हमने इनको अकाउंट फॉर कैसे करना है, वो हमने देखना है। हमने इनको डेप्रिशिएट कैसे करना है उसको देखना है। हमने इनको कैसे आगे लेके चलना है, इनको डिस्पोज कैसे करना है, वो सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। इसको मिटा दूँ, नोट कर लिए, इसको नोट कर लेना ताकि हम आगे चलने को पता हो कि एक्सट्रैक्ट्स में क्या कुछ आता है, क्या कुछ हमने एक्सट्रैक्ट्स में रखना है।
अब चूंकि हमने बात करनी है नॉन करंट एसेट्स की, तो इसमें हमने लेके चलना क्या है। हमने सबसे पहले देखनी है इनिशियल रिकग्निशन, कि जब हम एसेट को ख़रीदेंगे, बाय करेंगे, तो इनिशियली हम उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमने देखना है। फिर हमने उनको देखना है कि हम उनकी डेप्रिसिएशन जो है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर नंबर 3 पे डिस्पोजल कैसे होगा वो हम देखेंगे। एक तो हमारा ये पार्ट बनता है, इसको यू कैन से डैट हम पार्ट ए का नाम दे देते हैं अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हमने देखना है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी, हमने वो देखना है। और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में 2 चीज़ें आएंगी, एक मेरे पास होगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट मॉडल, और दूसरा मेरे पास होगा वैल्यूएशन मॉडल। और देन हमने देखना है उसका डिस्क्लोजर नोट हम किस तरह बनाएंगे। ये 5 चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे सीखनी है इस चैप्टर में। क्या इनिशियल रिकग्निशन हमने कैसे करनी है, डेप्रिसिएशन कैसे होगी, डिस्पोजल कैसा होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी, और हमने डिस्क्लोजर नोट कैसे बनाना है। इसमें से जो आपका आईटीए से रिलेट करता है वो ये 2 चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपने कहाँ डिस्कस की हुई हैं, आईटीए में की हुई हैं। बाकी जो ये 3 चीज़ें हैं ये आपके लिए बिल्कुल क्या है, न्यू साबित होंगी। बट हम इनको चूँकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको इसी फॉर्म में, इसी वे में लेके चलेंगे कि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना हो। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज हमारे आगे जाके चैप्टर्स की बेस ये बनेगा। हमने इसके बाद जो चैप्टर देखना है वो इम्पेयरमेंट का होगा, उसकी बुनियाद है ये। हमने जाके आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को देखना है, उसकी बुनियाद ये बनेगा। हमने आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, वहाँ पे ये जाएगा। कैश फ्लोज में ये जाएगा। जिसका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ना, उसके R1 में 25 से 30 नंबर कंफर्म है, बिकॉज ये एग्रीगेटिवली इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो 15 से 18 नंबर का होगा, आना ही आना है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है डिस्क्लोजर का, डिस्क्लोजर या जर्नल एंट्रीज का वो सवाल होता है। उसके अलावा ये कंसेप्ट आपका मल्टीपल जगहों पे भी टेस्ट होगा, तो पेपर में 25 नंबर तक इसने आपके ग्रैब करके देने हैं। तो जिसको ये चैप्टर आ गया उसका R1 में 20 से 25 नंबर सिक्योर जो हैं वो हो जाएंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम, कोई एरर, कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी हमने नहीं रहने देनी। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे वही आईटीए वाली इनिशियल रिकग्निशन से क्या होती हैं और क्या नहीं होती। कुछ चीज़ों को हम रिकॉल करेंगे और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, फिर नई चीज़ स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको बर्डनाइज भी फील ना हो। तो एसेट्स की बात करें तो हम बेसिकली किन एसेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं।
और नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है, ये वो एसेट्स हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर जो है मिल रहा होगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं टैंजिबल और दूसरे होते हैं इनटैंजिबल। जो टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं उसका मतलब क्या है कि जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं टैंजिबल नॉन करंट एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, कार, व्हीकल, ये सारे क्या हैं, हमारे नॉन करंट एसेट हैं। इसके लिए जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे IAS 16। क्या कहेंगे, IAS 16 कह रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कॉपीराइट्स, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे पेटेंट्स, जैसे ट्रेडमार्क्स। एग्जिस्ट तो हैं, पैसे दे के लिए हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर लिया इस्तेमाल भी कर रहे हो, बट यू कांट टच देम। इनको हम क्या कहते हैं, इंटैंजिबल्स। इनके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड वो होगा IAS 38, और ये आप जाके पढ़ेंगे FAR 2 में। तो इसका मतलब ये आगे की बातें हैं, हमने यहाँ पे क्या लेके चलना है, IAS 16। अब IAS 16 में जो एसेट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं। PPE, अब हम आगे सारे टर्म इस्तेमाल करेंगे, PPE के टर्म इस्तेमाल करेंगे। PPE से क्या मुराद है, ये वो एसेट्स हैं जो इन तमाम क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, PPE कहेंगे। क्या, नंबर 1 कि ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इस्तेमाल होंगे, मतलब लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है, 1 साल से ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करेंगे। और इनके ये यूज़ हैं कि हम उसको फॉर द यूज़ ऑफ प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, या रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से कोई भी पर्पस होगा उसको हम क्या कहेंगे, PPE मान रहे होंगे। जैसे आपने एक जनरेटर लिया है और आपने उस जनरेटर को लेके अपने फैक्ट्री में लगा दिया है, लाइट जाती है, जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, मशीनें चलती हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जो जनरेटर आपने लिया है वो एक तो चलना भी 1 साल से ज़्यादा है और उसका यूज़ भी ज़्यादा है, और आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, PPE। जैसे कॉलेज वालों के पास जनरेटर है, लाइट जाती है वो ऑन कर देते हैं और हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या कहलाएगा, PPE कहला रहा होगा। ठीक है, यहाँ एक जनरेटर की दुकान है, उससे जनरेटर खरीद रखे हुए हैं और किराए पे जनरेटर देता है, किराया कमाता है, देता किराए पे है, किराया कमा रहा है, लेकिन जनरेटर का मालिक तो वही है, तो उसके लिए वो जनरेटर क्या कहलाएगा, PPE कहलाएगा। या आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने 2 जनरेटर लिए हुए हैं, एक जनरेटर आपने फैक्ट्री में लगा दिया, एक जनरेटर आपने ऑफिस बिल्डिंग में लगा दिया जहाँ पर सारा स्टाफ बैठा हुआ है, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका PPE ही कहला रहा होगा। तो PPE में क्या है, 4 बातें। नंबर 1, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इस्तेमाल करना है। नंबर 2, आप उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, यहाँ तो आप उससे रेंटल अर्न कर रहे हैं। नंबर 4, यहाँ आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। इन तीनों में से अगर कोई एक यूज़ भी होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, PPE मान रहे होंगे। डन। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमने चीज़ है जिसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, वो है नॉन करंट एसेट्स में और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होता है। टोयोटा गाड़ियाँ बना के बेच रहा है, होंडा जो है वो गाड़ियाँ बना के बेच रहा है। अब टोयोटा वाले कार प्रोड्यूस करते हैं और उन्होंने वो कार को बेचना है, उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, कार बेचना। अब चूंकि उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कार बेचना है
तो इसलिए वो गाड़ियां उनके लिए क्या कहलाएंगी, इन्वेंट्री कहलाएंगी। बिकॉज इन्वेंट्री तो वही होती है, एक चीज़ जो है जिसपे हम रजिस्टर्ड हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, उनको बेचते हैं, बेच के पैसे कमाते हैं, जो हमारा ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, टोयोटा वालों के लिए गाड़ियां क्या हुई हैं, इन्वेंट्री। होंडा वालों के लिए गाड़ियां क्या हुई हैं, इन्वेंट्री। लेकिन वही एक जाके गाड़ी होंडा की एसबीआई परचेज कर लेता है। एसबीआई के लिए वो गाड़ी जो है वो इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगी, एसेट इस्तेमाल होगी। क्या होगी, एसेट कंसीडर होगी। वो इसे कैपिटलाइज भी करेंगे और इसे क्या करेंगे, डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। जैसे कैट है, कैटरपिलर, ये हैवी मशीनरी बना के बेचता है। अब वो ट्रक बना रहा है, बुलडोज़र बना रहा है, क्रेन्स बना रहा है, ये इस तरह की हैवी मशीनरी बना रहा है। तो कैट वालों के लिए तो ये क्या है, इन्वेंट्री है। लेकिन जिसने लेके रखा हुआ है जनरेटर कैट वालों का, उसके लिए क्या है, ये एसेट है। डेवलपर मलक रियाज घर बना के बेच रहा है, उसके लिए घर क्या है, इन्वेंट्री है। मैंने घर खरीद ली है, मेरे लिए क्या है, एसेट जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो ज़रा इसको देखें, रीड करें, बताएं कौन कौन सी चीज़ इसमें आती है, कौन सी चीज़ इसमें नहीं आती। हाँ जी बताएं। आइटम सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय स्टेटिंग वेदर द आइटम लिस्टेड बिलो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नो, अगर नहीं तो रीज़न बतानी है। पहले वाला पीपी क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर इस्तेमाल नहीं हो रहा। बचन दूसरे वाला, तो ये पीपी है कि नहीं, हमने लेके रख दिए, पड़ा हुआ है हमारे पास। इन्वेंट्री तो होते हो जिसको बेचते हैं। क्या है ये, पी है। अगला, उससे अगला बनाए। ट्रेडमार्क पीपी होता है, लेकिन ये तो इंटेंजिबल है। हमने पढ़ा है पीपी के लिए लाजमी है कि फिजिकली एग्जिस्ट करे, ये तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो ये पीपी नहीं है। हाँ भाईजान, प्रिंटर, हाँ जी अगला। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, क्या ये पीपी है, इन्वेंट्री है। बिकॉज आपने ये बेचने के लिए खरीदा हुआ है, आप काम ये कर रहे हैं, खुराक खरीद के बेच रहे हैं, तो ये क्या है आपका, पीपी ही कंसिडर हो रहा होगा। नहीं जी, ये इन्वेंट्री है आपकी। अगला क्या है, पीपी है। हाँ जी भजन से अगला, अगला भी पीपी है। और लास्ट वाला क्यों,
क्यों? नजर नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा है? अच्छा बंद हो गया, अब किसी को नजर नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं, कैसे ऑन करके देख लेते हैं। अब नजर आ रहा है? ये पीपी, ये क्यों? बिकॉज एक तो मोर देन वन इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? पीपीई ही मान रहे होंगे। गॉट इट? उसके बाद ये कुछ आप लोगों ने आईटीए में डिस्कस किया होता है, जब भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। एक होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो मोर देन 1 ईयर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में बेसिकली क्या कुछ आएगा? लैंड खरीद लिया, एसेट खरीद लिया, प्लांट खरीद लिया, ये सारा कुछ हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आ रहा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या होते हैं? जो डे टू डे होते हैं, जो ऑपरेटिंग है, जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूल, लाइटनिंग, ये क्या है? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होते हैं। लोन कहीं भी नहीं जाता, इसका इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होता है, लोन कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होता। तो हमने क्या करना है? बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, हमने सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करना होता है। अब पहला चीज़ है दैट इज़ इनिशियल रिकॉग्निशन, कि हमने जाके एसेट जो है वो परचेज कर लिया। हम मार्केट में गए हैं, हमने क्या कर लिया? जाके एसेट जो है वो बाय कर लिया, हमने एसेट परचेज कर लिया। अब एसेट परचेज करने के बाद हम उसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, वो हमने देखना है। देखिए, आप जाके एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जाकर टीवी खरीदा, दुकानदार ने कहा टीवी लाख रुपए का है, डिस्काउंट उससे लिया, फिर लोडर को पैसे दिए, टीवी यहाँ पे आया, टीवी को इंस्टॉल करवाने के लिए ख़र्चा दिया, प्लेटें दी है, तो ये कुछ खर्चे होते हैं। अब सवाल ये है कि हमने किसके ऊपर, किस वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन, कि हमने किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। एक चीज़ लिख लीजिएगा कि इनिशियल रिकग्निशन जो इसकी है ना, और हमारा जो IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, दोनों की सेम है। इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एसेट, इनिशियल रिकग्निशन of assets under IAS 16 and IAS 40 are same। अब हमने एसेट खरीदा, जैसे AC खरीद के ले आए हैं, टीवी खरीद लिया, जनरेटर खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, व्हीकल खरीद लिया, प्लांट खरीद लिया, बाय तो कर लिया। अब बाय करने से, फैक्ट्री से ख़रीदा या बाहर से ख़रीदा, इंपोर्ट करवा के आपके बिज़नेस में लाने तक, इंस्टॉल करने तक उसने एक प्रोसेस चलना है। तो सवाल ये है कि हम उसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एसेट का पार्ट बनेंगी। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी परचेज प्राइस, कि आपने कितने की ख़रीदी थी। ठीक है, लिस्ट प्राइस भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस, कि भाई इतने की चीज़ लिस्ट हुई है, टैग इसके ऊपर इतने का लिखा हुआ है। जैसे जी 10 लाख की मशीन है, इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो फेस पे मिल रहा होता है। प्राइस लिखते हैं जी 10,000 की है और ख़ुद ही कार्ड के लिखा होता है 5% ऑफ। वो जो आपको ऑन द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्काउंट मिलता है, वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। उसको हम लेस करवाते हैं। रिमेंबर, ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, उसका एसेट की कॉस्ट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लिख लीजिएगा, सेटलमेंट डिस्काउंट का एसेट की कॉस्ट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बेसिकली वो तो आपका सेटलमेंट डिस्काउंट है, आपने ले लिया, वो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है,
आप उसको अपनी इनकम के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करवा रहे होंगे। उसके बाद अगर आपको कोई रिबेट वगैरह मिला है, कोई रियायत वगैरह मिली है, कोई कंसेशन वगैरह मिली है, वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे। आपने इंपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे की हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो भी क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे, जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे, वो हमेशा आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। वो क्या होंगे, हमेशा आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। जितने भी रिफंडेबल टैक्सेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इग्नोर होंगे। क्या होंगे, इग्नोर होंगे। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो क्या होंगे, वो हमारा एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। और जो रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो हमेशा एसेट में शामिल नहीं होंगे। अगर उसने शामिल किए होंगे हम लेस करवा देंगे, और अगर उसने शामिल नहीं किए तो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब रिफंडेबल टैक्सेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एडजस्टेबल इनकम टैक्स होता है, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं बीच में। जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ परचेज, कि भाई हमने ये ख़रीदा इतने का, टैक्सेस वगैरह पे कर कर आके हमें इतने की ये चीज़ पड़ी है, ख़रीद लिया। अब भाई ख़रीदने के बाद आपने अपने बिज़नेस में, अपने वेयर हाउस में, अपनी फैक्ट्री में लेके आना है। अब वहाँ पे भी आपके कुछ अखराजात वगैरह होंगे, इनको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, या क्या कहते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। जैसे जो हमने एक जनरेटर ख़रीदा है, जनरेटर मैंने ख़रीदा है साहिवाल से और लेके लाहौर में आना है, तो कैसे लेके आऊँगा, ट्रांसपोर्ट क्यों करना पड़ेगा, वो ट्रांसपोर्ट वाले को पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जनरेटर लिया है। अगर ये मैं जनरेटर ना लेता तो क्या मैं ट्रांसपोर्ट वाले को पे करता, तो ये ट्रांसपोर्ट वाले को किसके से पे किया जा रहा है, जनरेटर की वजह से, जो मैंने फैक्ट्री में लेके आना है। इसलिए से हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो उस पर्टिकुलर एसेट की वजह से हो रहे हैं। अगर वो एसेट ना लेते, वो एसेट ना खरीदते, आपका वो खर्चा भी नहीं होना था। एसेट खरीदा है फिर ही खर्चा हो रहा है, तो ये सारे जो अखराजात होंगे ये भी किसका पार्ट बनेंगे, आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहे होंगे। किसका पार्ट बनेंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहे होंगे। अब इस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, ये जो डिलीवरी, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो इसमें आएंगे। फिर लोडिंग और अनलोडिंग। अब जनरेटर ख़रीदा है, भाई जनरेटर ख़रीदा था, इतना बड़ा जनरेटर था, वो किसी ने उठा के ट्रक पर रखा होगा, कोई क्रेन श्रेन आई होगी, उसको आपने पे किए होंगे। वो जनरेटर उठा साहिवाल से लाहौर में आया, तो लाहौर में भी कोई क्रेन आएगी तो उठा के रखेगी ना, वहाँ पे आपने उसको भी पे किए होंगे। तो ये लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस इसकी वजह से ही हो रहे हैं, ये भी ऐड होंगे। फिर कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, भाई जो जगह बना रहे हैं जहाँ पे हमने चीज़ों को लगाना है वो भी इसमें आएगी। जो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन है वो भी इसमें आएगी। जी आपने जनरेटर लगाना है, जनरेटर जहाँ रखना है उसके लिए पूरा आपने कमरा बनाया, और जो कमरा बनाया किसके लिए है, जनरेटर के लिए। अगर वो ना होता, वो कमरा नहीं बनना था, तो वो जो कमरा बना है उसकी जो खर्चा होगा वो भी किसका पार्ट बनेगा, जनरेटर की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब उसको बनाने में जितने हमारे खर्चे लगे होंगे, लेबर, मटीरियल, ओवरहेड, सारा हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। फिर आप प्रोफेशनल्स बुलाते हैं, आर्किटेक्ट्स बुलाते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं, वो सारा कुछ जो है वो भी हम क्या करेंगे, इसका ऐड बना रहे होंगे। फिर जो इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट वगैरह आती है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो इनिशियल आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह होती है, आप जनरेटर ले आए हैं, ला के जनरेटर रख दिया, कमरा ही बना लिया, तो भाई जनरेटर चलेगा, आपको इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब वायरिंग होएगी, डीपी बॉक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, तारे लगाएगा, कनेक्शन करेगा, नए ब्रेकर्स आएंगे, खर्चा आएगा ना। वो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी किसका पार्ट बनेगी, इसका पार्ट बन रही होगी। तो रिमेंबर, जितनी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं हम इनको भी ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड कर लें देन मेरे पास क्या आती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट आ रही होती है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कि हमने कितने खरीदा,
प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कितनी हमारी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट हुई है, इनको हम जमा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट या टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है वो आ जाएगी। इज दैट क्लियर? इसको एक दफ़ा नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, इसको ना लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि क्या कुछ इसमें आता है, क्या कुछ इसमें नहीं आता। रिबेट, रिबेट रियायत, तरला मिलता यार 5 रुपये और छाटे, तेरी मेहरबानी, भरा नहीं लगा, उसकी दाढ़ी को हाथ लगा रहे थे, प्लीज़ छोड़ दे भाई, नहीं तो वो रिबेट भी लेस करवा देंगे आप। ट्रेड डिस्काउंट तो खुद दे रहे हैं ना, रिबेट तरला मिलते मार के ले लिया आपने। जिससे आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये मतलब आई कैप की उसकी आपने किया सर? आपने R1 में जितने अपने नोट्स बना सकते हैं आपने बनाने, जितना आप अपने रजिस्टर पे लिखेंगे, जितना उस पर भरेंगे, जितने आपके अपने नोट्स बनेंगे ना आपके अपने लैंग्वेज में, आपको उसका उतना ही एडवांटेज होगा। इट इज़ नॉट लाइक PRC के हाँ MCQ करने हैं, नहीं लिख लिया ना लिख लिया तो क्या मार लेंगे। आपको यहाँ पे प्रॉपर अपनी नोटबुक बनानी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपको लिखनी चाहिए रजिस्टर के ऊपर जाके। जब आप चीज़ों को रिकॉल करने बैठें, आप अपने ही नोट्स पढ़ें, आपका पूरा लेक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो मेक श्योर आपकी नोटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बातों को रिकॉर्ड किया करें। बिकॉज आप ओरली सुन रहे होते हैं और चांसेस यही हैं, अभी तो सुन लिया टेंटिव को समझ भी आ गई, बाद में जाकर लेटर ना भूल जाएंगे, तो बेहतर है उन चीज़ों को लिखें, नोट डाउन करें, राइट करें। सर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है जी। बताएं जी क्या जवाब आएगा इसका, आप लोगों ने लिख लिया है, मुझे इसका आंसर ध्यान से देख के बताइएगा।
50.3 मिलियन। कितना आया? 50.3 मिलियन। देखें कैसे निकाला आपने, कॉस्ट ऑफ मशीनरी ली है, उसमें कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऐड हो जाएगी। अब जो वारंटी कॉस्ट है ये तो रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंस है, ये तो वैसे भी बीच में नहीं आना चाहिए, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर उससे कहा इन एडिशन द एंटिटी इनकम ₹3.4 मिलियन इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री सो दैट हैवी मशीनरी कुड बी इंस्टॉल्ड। तो ये भी तो क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है ना। अगर ये मशीन ना लेते तो खर्चा होता है ये वाला, ये किसकी वजह से हुआ है, मशीन की वजह से। तो ये 3400 भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 46,000 प्लस 900 प्लस 3400 क्या जवाब आएगा, 50.3 मिलियन वुड बी द आंसर। डन, ठीक है जी, हम इसको यहाँ भी रखते हैं। कल हम यहाँ से फिर ऑनवर्ड चलेंगे, हम थोड़े से मज़ीद केसेस को डिस्कस करेंगे और कल हम फिर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, कैसे करना है और कैसे नहीं लेके चलना। ये बस 2-3 दिन की बातें हैं ये ITA की रिकॉल करने की। वो देख रहे हैं वो जो लिखा हुआ है वो डिस्पोजल, वहाँ से आपने कहना है यार काश PRC में हम ना इनकी बातों में ना आते, बट ईजी है। अब मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप लोगों ने अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाने हैं, जितनी बातें आपको कही जाएंगी वो आप लोगों ने लाजमी नोट डाउन करनी है, लिखनी है, बिकॉज डेप्रिसिएशन तक तो सेम है जो आप पढ़ के आ चुके हुए हैं ITA में। उससे आगे जो कहानी है वो हमारी क्या होती है, तब्दील होना शुरू होती है। तो कल इंशाल्लाह हम डेप्रिसिएशन उससे केसेस की बात करेंगे। तो 1-2 दिनों आपके सारे वो कंसेप्ट जो हैं वो बेसिक उधर रिकॉल हो जाएंगे कि वो ज़माने अच्छे थे, MCQ का तुक्का लगाया पास कर लिया। यहाँ पे अब आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको स्टेप्स शो करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे, वर्किंग के मार्क्स होंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।